नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस विभाग के लिए कई घोषणाएं की, जिसमें पुलिस और मुख्यालय को हाईटेक बनाने की बात कही गई। अजय कुमार सिंह मौजूदा वक्त में देहरादून के एसएसपी हैं और वो दावा कर रहे हैं कि अपराध को लेकर पुलिस पूरी तरह गंभीर है। राजधानी की बात की जाए तो यहाँ अपराध रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की गूगल मैपिंग की जा रही है। इन सबके बीच हाल के दिनों में दून पुलिस ने जिस तरह से अपराध को लेकर कार्रवाई की है, उसमें दून पुलिस की तारीफ बनती है। कुछ दिन पहले ही देहरादून पुलिस ने नकली दवा कंपनी का पर्दाफाश किया, जिसके तार देश के कई राज्यों से जुड़े हुए थे। शनिवार की ही बात है कि ऋषिकेश में फायरिंग करते हुए पर्यटकों के साथ मारपीट करने वाले 4 बदमाशों को दून पुलिस ने देवप्रयाग से गिरफ्तार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देहरादून पुलिस की तरह ही राज्य के अन्य जिलों में कार्रवाई की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़ों को देखें तो जो मामले देहरादून के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं, उसमें पुलिस ज्यादातर मामलों का खुलासा करते हुए नजर आ रही है। पिछले 8 महीनों में पुलिस ने सबसे ज्यादा चोरी, छिनैती, गौकशी, लूट और धोखाधड़ी के मामलों पर कार्रवाई की है। हालांकि ये भी सवाल उठता है कि जब इतने केसों का खुलासा हो रहा है तो क्या क्राइम के ग्राफ में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? इसके पीछे की वजह भी समझना जरूरी है। आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी और जो मृतक आश्रितों के लिए जो अड़चनें आती हैं उसको सरल किया जाएगा, उन अड़चनों को समाप्त किया जाएगा और समय समय पर जो भी उत्तराखंड पुलिस के लिए और कार्मिकों की जो कमी है, मैन पावर की कमी है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की पुलिस जहाँ जितनी हमारी जनसंख्या है उत्तराखंड की, उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों की सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं राज्य के अंदर आने वालों के लिए, उस व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्थाएं हों या सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों, उन सभी को संपादित करती है। इसलिए आने वाले समय में पुलिस के जवानों की बढ़ोतरी का भी जो है हमने विचार किया है कि उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे, नई भर्तियां भी हम करेंगे। पुलिसिंग को और स्मार्ट करने के लिए जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। जैसे ज़्यादातर देखा घटनाएं हमारी यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से काफ़ी सारे अनावरण होते हैं और काफ़ी हमें सहयोग मिलता है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। शहर में बहुत सारे हमारे प्राइवेट सीसीटीवी लगे हैं, घरों पर, प्रतिष्ठानों पर लगे हैं, तो उसकी गूगल मैपिंग हमने शुरू कर दी है। उस मैपिंग से फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी कोई घटना होती है तो एटलीस्ट हमें जहाँ जहाँ जिस रूट पर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहेंगे, तो तत्काल वहाँ पर जाकर हम उसको चेक कर सकते हैं। वो मैपिंग सभी थाना क्षेत्र में शुरू कर दी गई है। प्रथम फेज़ में टारगेट है कि 10,000 से ज़्यादा हमारी जो कम से कम ये हम मैपिंग को कर लें पूरे शहर और देहात क्षेत्र में। इसके बाद जो मिसिंग लिंक हो गए, जैसे बहुत जगह है कि सीसीटीवी की कवरेज ज़्यादा है और कहीं कहीं पर हमारी कवरेज एकदम नहीं है, चाहे वो हम अपने बॉर्डर्स के आउटपोस्ट पर देखते हैं, चाहे बाहर जाने वाले रास्तों को देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे मोहल्ले और जगह हैं जहाँ पर कवरेज नहीं है। तो वहाँ ऐसे लोग को प्रमोट करके जिनके आवासीय भवन है, चाहे उनके प्रतिष्ठान है, या किसी विधायक निधि के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वहाँ पर लगाएं, जिससे कि मिसिंग लिंक जो सीसीटीवी कवरेज के वो भी पूरी हो जाए। प्रभारी लालपुर के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान ट्रक चालक हो या फिर पुलिस ट्रेनिंग की बात की जाती है और हाईटेक जो असले हैं उनसे लेस पुलिस कर्मियों को किया जाता है। लेकिन इसी बीच जो एक अच्छी खबर राजधानी देहरादून की पुलिस के लिए है वो ये कि सबसे ज़्यादा मामले जो रजिस्टर हो रहे हैं उनके खुलासे भी किए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में अजय कुमार सिंह यहाँ के एसएसपी हैं और उन्होंने भी ये दावा किया है कि यहाँ पर लगातार केसों का खुलासा हो रहा है, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन इसी बीच ये भी सवाल उठता है कि जब इतने केसेस
केसेस का खुलासा हो रहा है, तो क्या क्राइम ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है या फिर जो मामले दर्ज हो रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि पहले क्राइम होते थे, पता नहीं चलता था क्योंकि लोग ज़्यादातर पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाते थे या कतराते थे एफआईआर दर्ज करवाने में। लेकिन अभी कहीं ना कहीं केसेस रजिस्टर होने में भी इजाफा हुआ है, जो रजिस्टर्ड केसेस है उनमें इजाफा हुआ है, लोगों में जागरूकता थोड़ी बड़ी है पहले से, और ऐसे में पुलिस भी अपने आप को बेहतर व्यवस्था देने की बात कह रही है। लेकिन इसी बीच जो मामले हैं यहाँ पर, अगर हम चाइल्ड क्राइम की बात कर ले, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अबडक्शन के केसेस हैं, मारपीट के केसेस हैं, उपद्रव के केसेस हैं, ये केसेस बड़े हैं। और सबसे ज़्यादा आपको हैरानी होगी जानकर कि जो सबसे ज़्यादा मामलों का खुलासा होता है वो होता है हरिद्वार ज़िले में या फिर उधम सिंह नगर ज़िले में। ये वो ज़िले हैं जो सीमावर्ती राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए ये क्षेत्र हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव के मामले सामने आते हैं, डकैती के मामले सामने आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ बेहतर पुलिसिंग की बात की जा रही है, वहीं पर ये भी सोचने की बात है कि आखिर और क्या बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था में किया जाना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज की, क्या वाकई दून पुलिस जो है वो स्मार्ट हो चुकी है और अन्य जिलों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ आरुषि सुंदरियाल, युवा नेत्री हैं कांग्रेस की। यूकेडी नेता हैं डॉक्टर पंकज पेनुली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जाजी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुरेंद्र पांगती जी पूर्व IAS अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सुरेंद्र पांगती जी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि दून पुलिस जो है बेहतर पुलिसिंग में आगे आई है अन्य जिलों से। क्या वजह मानते हैं और कितनी बेहतरी के लिए और काम होना चाहिए? और इसमें ऐसा है, जो सीमांत क्षेत्र है, चाहे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, या कहीं भी हर पूरी दुनिया में जो सीमांत क्षेत्र होते हैं उसमें ज्यादा अपराध होते हैं। क्योंकि उसमें अपराध करके एक प्रदेश में अपराध करके भाग के दूसरे देश में, प्रांत में भाग के छिपने के लिए उनको मौका मिल जाता है। और लेकिन जो सुदूर क्षेत्र होता है, जो सीमांत नहीं होते हैं, वहाँ भागने का उतना अवसर नहीं मिलता उनको। इसलिए ये देखने कहीं भी जाइए आप, पूरी दुनिया में कहीं भी सीमांत क्षेत्र में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन पुराने जमाने में जैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पटवारी रेवेन्यू पुलिस था, यहाँ इनके पास इतने साधन ही नहीं होते थे। एक पटवारी होता था, उसके बाद उसका एक चपरासी होता था, डंडा ले लिया, मात्र एक डंडे के सहारे वो करता था। आम जनता उनसे सहयोग करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि एक ईमानदार आदमी भी कभी कभी लालच में आके अपराध करने के लिए लालायित हो जाता है, और कुरीतियां फैल रही समाज में, तो ज्यादा हत्याएं, ज्यादा अपराध हो रहे हैं। तो इसमें इसको एक आधुनिक पुलिस की को उपलब्ध आज के जमाने संचार माध्यम बहुत इम्प्रूव हो गया है, तुरंत खबर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये देखने मिलता है कि पुलिस में उसको क्राइम करता है, उसके बाद तो मोटरसाइकिल भी होता है, जीप होता है, वो भाग जाता है। लेकिन पुलिस के पास वाहन के पार्टी को तुरंत दौड़ के उसको वहां पकड़ पाए। जब तक वो करते हैं तो अपराधी बहुत दूर निकल जाता है। इसलिए अब देहरादून पुलिस ने अगर ऐसा किया है, अपने जो मोबिलिटी को इम्प्रूव किया है, तो वो काफिले उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, वो अन्य क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुनीता विद्यार्थी जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात कहती है जीरो टॉलरेंस और क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी तरीके का भी, और इसका जीता जागता उदाहरण अब देहरादून पुलिस बन रही है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आज पुलिस स्मृति दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इस कार्यक्रम में शिरकत किया था और प्रत्येक हमारे जो यहाँ पे पुलिस परिवार हैं और जो परिजन हैं उनको सम्मानित भी किया और जो पुलिस विभाग से हमारे बीच में नहीं है ऐसी पुलिस को जो है वहाँ पे विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई और उनको लेकर तमाम घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई हैं जिसमें कि 2 करोड़ की धनराशि उनके पुलिस शहीद कल्याण कोष में देने की घोषणा हुई है और पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो ये तो पुलिस और उनके परिजनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणाएं हुई हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि जो शहर के अंदर जिस प्रकार की एक स्मार्ट पुलिसिंग का हम लोग बात करते हैं क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि लोग तो घरों में ताले नहीं लगाया करते थे। चोरी चकारी का डकैती का थोड़ा बहुत पहले रहा करता था लेकिन अब तो जान माल तक की जो है हम सब वारदातें सुनने में आती हैं और जो माफिया हैं जो इस तरीके के जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनको जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं होता है और कई चीजें ऐसी हैं तो वहां पे हमने देखिए पुलिस एक्ट जो बना है उसमें भी संशोधन करने का हमने लगातार प्रयास किया है और आगे भी हम चाह रहे हैं कि उसमें और मॉडिफिकेशन किए जाए ताकि आम जन को सुरक्षा दी जाए, आम जन को एक शांति व्यवस्था और जो मित्रता वाला भाव पुलिस की तरफ से है वो बनाया जाए। और कई जगह पे चौकियों में कई तरीके की ऐसी चीजें भी आती हैं जहाँ पे पुलिस कर्मियों की तरफ से कई चीज उनकी तरफ से भी अपनी समस्याएं रखी जाती हैं और जनता की तरफ से तो लगातार समस्याएं आती रहती हैं। तो एक बीच में समन्वय बनाते हुए किस प्रकार से जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी हो और एक स्मार्ट पुलिस शहर को दी जाए क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा स्पेशली मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी वारदातें हुई हैं जो बाहर से लोग आके जो है यहाँ पे अंजाम देते हैं। तो ऐसी चीजों में कड़ी नजर पुलिस की हम लोग पुलिस की प्रशासन के द्वारा रखवा रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज जो है उत्तराखंड में ना हो। और बहुत सारी और भी जैसे बच्चों की आपने बात की और विजिलेंस सेक्टर का भी हम अगर बात करें, विजिलेंस की भी बात करें तो जब सारे इस तरीके की वारदातें होती हैं, कांड हो जाते हैं, तब जाके पता चलता है, तो तब जाके पुलिस प्रशासन का कार्य होता है। तो उसमें भी हमने संशोधन किए हैं कि पहले से ही ये जो काउंसलिंग है, वो लगातार ऐसे क्षेत्रों में रहे, जहाँ पे आवासीय कॉलेज हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे इस तरीके के नशा मुक्ति केंद्र हैं, जहाँ पे इस तरीके के लोगों ने अपने एनजीओ के माध्यम से भी कई चीजें चलाई हुई हैं। तो हर जगह एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, लोगों में एक कानून व्यवस्था बनाए जाने की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से है, वो दी जा सके, उसके लिए लोगों का विश्वास जताया जा सके और हमारा जनता का सहयोग जब पुलिस को मिलता है तो बहुत सारी चीजें हम करने में कामयाब भी होते हैं। और ऐसे ऐसे अफसर देखिए अभी हमारे एसएसपी आए हैं तो बहुत जाबाज अफसर है और काफी इनके नाम पे कई जो मैं कहूँगी कि उदाहरण के तौर पे कई रिकॉर्ड कायम है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और जब व्यक्ति ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ का असर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बीच का अच्छा एक समन्वय पुलिस के साथ भी आए, लोगों को जनता को पुलिस पे विश्वास बना रहे और पुलिस भी उनके साथ में जो एक मित्रता वाला भाव है, जो सुरक्षा देनी है, जिस चीज़ के लिए उनको नौकरी दी जाती है बेसिकली, जिस चीज़ के लिए वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका भाव उनको भी हो और अपना कार्य जो है सभी सही तरीके से करें, ये हमारी कोशिश है। ठीक है। आरुषि सुंदरयाल जी, विपक्ष की बात करें, खास तौर पर कांग्रेस की, तो आप लोग हमेशा सवाल उठाते हैं कि कानून व्यवस्था जो है इस प्रदेश में ध्वस्त हो गई है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जो दून पुलिस की अभी जो बेहतर पुलिसिंग की बात की जा रही है, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखती हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है देहरादून में। इसकी जो है उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी जरूरी है, होना चाहिए। और स्मार्ट पुलिस जितने बने, अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हमारे शहर में अच्छी से अच्छी कानून व्यवस्था हो, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो हकीकत है वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। आप देख रहे हैं 65 वर्षीय श्याम धनिक, जो कि एक जो है दृष्टिबाधित जो संस्था है उसके संस्थापक हैं,
1.5 महीना हो गया उनके संस्था से एक 18 वर्ष की बच्ची, जो एक समझ सकते हैं आप, मनोस्थिति समझिए, 18 वर्ष की वो बच्ची जो विवश है, उसके बाद भी वो जो है हिम्मत करके जैसे तैसे पत्र लिखती है पुलिस को, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई 1.5 महीने तक नहीं होती। 1.5 महीने बाद जब वो मामला सामने आता है, अभी 4-5 दिन से ये मामला काफी गरमाया हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि ना तो हमारे जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आता है, इसको लेके कोई बयान नहीं आता, ना जो हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आता। और मैं देख रही हूँ कि हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस मामले पर बिल्कुल भी रोशनी डालने का काम नहीं किया है। आप सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। उत्तराखंड की रियलिटी देखिए, 113 बच्ची, 113 जो बच्चे हैं वहां पर, सारे 18 से कम उम्र के हैं, और एक एक करके सबके साथ वहां यौन शोषण हुआ है। इस तरह का मामला उत्तराखंड में आता है, उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसे ऐसे मामले उत्तराखंड में बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिए जा रहे हैं। अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बात कर रहे हैं आप कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, इसका आप दूसरा साइड देखिए, क्राइम रेट बहुत बढ़ चुका है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। छोटे मोटे लुच्चे लफंगे चोरों को आप पकड़ के अपनी शेखी बगार रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जनता देख नहीं रही है? आप जनता को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रोग्राम सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की रियलिटी ये है कि जो यहाँ हो रहा है, जो यहाँ महिलाओं के साथ हो रहा है, जो यहाँ बच्चों के साथ हो रहा है, पूरा उत्तराखंड शर्मसार है आज की तारीख में ये देखकर कि क्या हालत यहाँ उत्तराखंड में बच्चों की हो रही है और कितनी अनदेखी भाजपा की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, भाजपा की प्रवक्ता इस बारे में नहीं बोलती, भाजपा की मंत्री इस बारे में नहीं बोलती, महिला एवं बाल विकास मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे मुद्दों पर रोशनी डालना, वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? बिल्कुल बड़ा सवाल है। डॉक्टर पंकज पेनुली, आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, ये नारा आप लोगों का ही था। आपको क्या लगता है क्राइम ग्राफ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बेहतर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं और राजधानी देहरादून की पुलिस उसमें बेहतर काम कर रही है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से? देखिए दिव्या जी, पहले तो मैं इस बात पे आना चाहूँगा कि आज पुलिस स्मृति दिवस पे उन सभी पुलिस के जो जवान हैं जो अपने कर्तव्य को करते हुए परम गति को प्राप्त हुए, उनको श्रद्धांजलि, और पुलिस के जो लोग दिन रात हमारे काम करते रहते हैं, हमारी सुरक्षाओं में रहते हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने आज जाके वहाँ पे बहुत अच्छी घोषणाएं करी, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से इस मंच को यूज़ करते हुए सुनीता विद्यार्थी जी से कहना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इसमें जो पुलिस ग्रेड पे है, जिसके लिए हमारे पुलिस के जवान ग्रेड पे के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने पिछली बार उनको जो है एक आश्वासन दिया था, उस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा होता, मुझे लगा था कि मुख्यमंत्री जी आज वहाँ से पुलिस स्मृति दिवस में गए हैं तो वहाँ से वो उसकी घोषणा करते कि जो ग्रेड पे का मुद्दा है पुलिस के जवानों का, वो ग्रेड पे के मुद्दे को सॉल्व कर लेते। मैं इनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। दूसरी चीज, अब रही क्राइम और पुलिस के क्राइम रोकना, पुलिस का उस पे एक्शन लेना, कहाँ, आप ज्यादा दूर नहीं, एक दिन पहले चल जाओ ना, किस तरीके से सरेआम सरे बाजार बाहरी लोग आके स्थानीय लोगों के ऊपर हवाई फायर करते हैं, हॉकी के डंडों से मारते हैं। जब एक, और वो कहाँ का है, चंद्रभागा पुल का है, उससे 200 मीटर दूरी पे केवल ढालवाला पुलिस स्टेशन है, ढालवाला पुलिस चौकी है, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पे ये काम हो रहा है। और उसके बाद जब उसका वीडियो बनता है, जब वो सर्कुलेट होता है, तब जाके हमारी सतर्क पुलिस देवप्रयाग में उन्हें पकड़ती है, ठीक है। दूसरी बात, एक माननीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल जी की इसी तरीके की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो एक स्थानीय युवक को गाड़ी से बाहर निकल के मारते हुए दिखते हैं। मारपीट की घटना ऋषिकेश की है, 2 घटनाएं ये हैं। इन दोनों घटनाओं पे, एक में तो जब वीडियो बना तब पकड़ लिया पुलिस ने, मंत्री जी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक नहीं समझ में आई। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो सारी जगह से करना चाहिए। तीसरी चीज,
नशा जो उत्तराखंड देहरादून में है, जो मुख्यमंत्री जी का 2025 का विजन है कि हम नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। नशे के आप रोज अगर आप अखबार देखोगे तो उसमें रोज नशे के कारण कोई मर रहा है या फिर कोई कहीं नशा पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो पूरी चीजें उसके अंदर आप आज पूरा न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो उसमें यही है। दूसरा, उत्तराखंड देहरादून में जो ट्रेंड चल रहा है, जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके घर पे कोई नहीं है, उनके यहाँ तो लूटपाट हो रही है या फिर उनका मर्डर हो रहा है। देहरादून के अंदर ये घटनाएं आजकल आम हो गई हैं। अब क्राइम रेट की बात है देहरादून में, इसलिए आप क्राइम रेट देख पा रहे हो देहरादून में क्योंकि यहाँ पे नोटिस होता है। यहाँ पे रिपोर्टें कितनी तो दर्ज हुए बिना चल जाती हैं, जो कुछ दर्ज होती हैं उसमें से भी आप देहरादून पुलिस का परफॉर्म देख लो। देखो, गलती पुलिस की नहीं है, वो अपने जो हैं काम सही तरीके से करते हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो भू माफिया, खनन माफिया, इस टाइप के बाहर के लोगों को यहाँ पे जो एक सपोर्ट दिया जा रहा है, इस प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड के अंदर पोषित करा जा रहा है, उसका कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर इतने जो है क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। और पुलिस अपनी तत्परता से काम कर रही है, लेकिन जो सरकारों के सह हैं, अब एक चीज देख लीजिए ना, आप रजिस्ट्री घोटाला आया, रजिस्ट्री घोटाला आया, उसका जो एक्यूज था वो जेल के अंदर उसकी हत्या हो गई या उसको हार्ट अटैक आ गया, जो बताया गया है। तो जेल में अगर आप इस तरीके का बड़ा जो एक क्राइम है उत्तराखंड के अंदर, जो रजिस्ट्रियों के अंदर इतनी धांधलियां हुई हैं, उसका एक मेन एक्यूज अगर जेल के अंदर मर जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन लगते हैं, संदिग्ध मौत है वो। ठीक है, आपके पास आऊंगी सुभाष झा जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर बेहतर पुलिसिंग की अगर बात की जा रही है, पहले तो जो मामलों का खुलासा हो रहा है, पहले इतने मामले आते नहीं थे, अब आ रहे हैं, तो क्या माना जाए, ये क्राइम में बढ़ोतरी है या फिर अवेयरनेस बढ़ी है, क्राइम रजिस्टर ज्यादा हो रहे हैं इसलिए तत्परता नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो अजय सिंह जी जो हैं वो एक जाबाज पुलिस अफसर हैं जी, और इसके लिए वो जाने जाते हैं। एक बात, अभी वो आए हैं तो निश्चित तौर पे देहरादून में वो चाहेंगे कि हम अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करें, ये उनका फर्ज है और उनका हक है कि वो ऐसा करें। एक बात, लेकिन पूरे उत्तराखंड के सिनेरियो में अपराध को आप देखेंगी तो आप देखिए कि ये अपराध जो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, खास करके बॉर्डर इलाका जो है, वो इलाके हैं सबसे ज्यादा अपराध के मामले में संवेदनशील क्षेत्र हैं। एक दूसरा बात, जो अपराधी आते हैं उनमें से ज्यादातर अपराधी या तो बिजनौर के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े, उनका बैकग्राउंड ज्यादातर का पाया जाता है। दो, तीसरी बात, कभी आप सोच करके देखिए कि पहाड़ में अगर सबसे ज्यादा कम क्राइम रेट है पहाड़ के जिलों में, अपेक्षाकृत हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून मैदानी एरिया में आ लीजिए, तो इसका मतलब आपको पूरे उत्तराखंड पुलिस को मात्र 3 जिला ही संभालना है। सच्चाई की बात ये है जी। तो जब 3 जिला आप पूरे उत्तराखंड की महकमा से नहीं संभल पा रहा है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। अगर सभी जगह मैदानी इलाकों वाला हरिद्वार वाला हाल होता, सभी जगह ऋषिकेश वाला हाल होता, सभी जगह देहरादून और उधम सिंह नगर वाला हाल होता, तो सोचिए कि फिर पुलिस कितनी हाफती नजर आती। ये पुलिस के लिए एक चैलेंज है जी। दूसरी बात, मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा हमारा पूरा उत्तराखंड नशा के गिरफ्त में है, खास करके हमारा देहरादून। आप किसी भी यूनिवर्सिटी एरिया में चले जाइए, स्कूल एरिया में चले जाइए, आखिर ये नशेड़ी शाम को ये सारी दुकानें खुल जाती हैं, आखिर चोरी छिपे यहाँ नशे का कारोबार का इतना बड़ा जाल फैला है। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये पुलिस अफसरों के संज्ञान में नहीं होगा, डीजीपी के संज्ञान में नहीं होगा, एसएसपी के संज्ञान में नहीं होगा, या थाना प्रभारी इसकी असूली नहीं करते होंगे करते होंगे और नहीं करते होंगे तो ये डेली नहीं हो सकता है। कोई ओकेजनली, अभी ये संभव है कि मैं घंटा घर जाऊं और बंदूक चला के चला आऊं, ये संभव है क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं डेली जाकर के बंदूक चला के चला आ रहा हूं तो इसका मतलब ये पुलिस की नाकामी है जी। और ये कम्प्लीटली नेटवर्किंग क्राइम है। तो ये जो मसला है ये उत्तराखंड के लिए सारे अपराध की जड़ यहाँ के नशा के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ के जितने यहाँ या तो नशा है या प्रॉपर्टी है, यही 2 चीज है जो यहाँ के अपराध के इर्द गिर्द घूमता है।
उसमें सबसे बड़ा जज जो है वो यहाँ का नशा है। मुझे लगता है अगर यहाँ के अपराध के कंट्रोल करना है, यहाँ का अपराध, तो यहाँ के नशा के कारोबार को पुलिस को कंट्रोल करना होगा। पुलिस किन कारणों से कंट्रोल नहीं करती है ये मैं नहीं जानता। पुलिस की वो कौन सी कमजोरी है जो नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में पुलिस को रोकता है, ये पुलिस जाने, ये उसके स्थानीय अधिकारी लोग जानेंगे, नेता लोग बताएंगे। अभी हमारे विद्यार्थी जी हैं वो बताएंगे कि इनके भाजपा के लोगों का उसमें क्या रोल है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो बताएंगे जी। हाँ, निश्चित तौर पे दून पुलिस को स्मार्ट पुलिस होना चाहिए, इसलिए कि अब जो क्राइम हो रहे हैं वो फिजिकल क्राइम नहीं हो रहे हैं, अब साइबर क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। और साइबर क्राइम के लिए पुलिस को बिल्कुल अपडेट होना, टेक्नोलॉजी से युक्त होना, टेक्नोक्रेट होना, एक सिपाही का भी, बड़े अफसर की छोड़ दीजिए, उसके लिए निहायत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसकी ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल पर एक छोटा सा सिपाही से लेकर के बड़े अफसर तक होना चाहिए जी। जो साइबर क्राइम को हम कैसे रोकें, ठीक है, ये बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। और मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर पुलिस पहल कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। पांगती जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर आपके पास आऊंगी, आपको क्या लगता है समय के साथ जो क्राइम जिस तरीके का हो रहा है उसमें भी बदलाव हुआ है, वेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम भी बदला है, ऐसे में आपको जो चैलेंज अभी झा साहब ने बताया है उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? और बीइंग एन एक्स IAS ऑफिसर, आपको क्या चैलेंज नजर आता है सबसे मेजर पुलिसिंग में? इसमें जैसे अभी जो पूर्व वक्ताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि भले ही जो देहरादून की पुलिस वाले ये क्लेम करते हो कि हमारे यहाँ सुधार हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष में ये लगता है कि ये एक प्रकार का सूचनाओं को छिपा के अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है। जैसे अंकिता हत्याकांड में ये पुलिस के ही रिपोर्ट में ये आ चुका था कि कोई VIP इसमें इन्वॉल्व है, उस VIP का नाम तक आज तक उजागर नहीं किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस वाले भी कदाचित इसमें लाचार हैं। उन्होंने उस VIP का नाम ढूंढ लिया है, मीडिया में बार बार रिपोर्ट हुआ VIP था, आज तक उस VIP का नाम नहीं बताया गया। तो इसमें पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं शायद वो दबाव में हैं, वो इसलिए वो पारदर्शिता के रूप में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो VIP था, उसका नाम आ गया, तो उसको छिपाने का काम ये सरकार करेगी। ऐसे और मामले भी हैं। लगता है ऐसा है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के ही जो बड़े नेता हैं वो इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तो ये है कि अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को किसी तरह से उनका नाम उजागर न हो, ये प्रयास हो रहा है, ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल नजदीक से इन लोगों के संपर्क में नहीं हूँ जितना कि पूर्व वक्ता लोग ये करते रहे हैं। मैं एक उम्र के लिहाज से भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जो ये पूर्व वक्ता जितने भी उदाहरण ने दिए, ये इसके आधार पर हम ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ जो ये क्लेम कर रहे हैं कि देहरादून पुलिस ने बहुत सफलता हासिल कर ली है, तो इसमें झूठ भी नहीं है। तो इसमें ये एक राजनीतिक क्रियाकलाप जैसा लग रहा है कि जो अपने जो अवगुण है उसको किसी तरह छिपाने की कोशिश करो, सही गलत आंकड़े दे के, तो इससे तो बड़ा होने वाला नहीं है। अब इसमें जैसे अब ये सबने कहा कि जो मैदानी क्षेत्र के उधम सिंह नगर और हरिद्वार है, जो मैदानी क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ क्राइम ज्यादा है। तो क्राइम नेचुरली वो बाहर, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है उसमें अमूमन क्राइम करने की प्रवृत्ति कम होती है, वो शांत प्रति होता है, वो एकदम से क्राइम करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे संस्कारों में भी वो आने लग गए हैं, इसलिए इंटीरियर में भी ये दिखाई देता है। तो इसमें अगर देहरादून का ये क्लेम है कि देहरादून पुलिस का कि हमने सुधार कर रखा है, उसको एक पारदर्शी तरह से उसका एनालिसिस निकाल के पब्लिक के सामने दिखाना चाहिए। अगर ये खाली दिखावा करके राजनीति की कमी को उसका पूरा करे, उसको किसी से ढकने की कोशिश करे, तो ये पूरे समाज के लिए घातक होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि खाली दावा करने से काम नहीं चलेगा, आपको पारदर्शी तरीके से सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने क्राइम को रोकने के लिए बड़ा काम है। पर्वतीय क्षेत्र में वैसे भी क्राइम कम होता है, वहाँ
इतना वहाँ क्राइम करके मिलेगा भी क्या? ये क्रिमिनल भी ये सोचता है कि मैं क्राइम करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? वो जो पड़ोसी क्षेत्र में जाता है मैं क्राइम करूंगा, यानी घर में 1000 रुपया तो मिलेगा नहीं, मैं चोरी कहाँ से करूंगा? ये आती है तो वहाँ क्राइम कम है, लेकिन इन्हीं राज्य में क्राइम ज्यादा है। तो यहाँ इनको इन्फोर्स करना पड़ेगा यदि वो चाहते हैं कि वो सिद्ध कर पाए कि उनने सिचुएशन में काफी इम्प्रूव किया है। जी, सुनीता विद्यार्थी जी, जब हम बात करते हैं मित्र पुलिस की, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, ऐसे में बहुत सारे मामलों का खुलासा जरूर हो रहा है, लेकिन सवाल बहुत है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे आपके नशे के रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशन हब है देहरादून, तो यहाँ पर नशा तस्करी बहुत ज्यादा उस पैमाने पर है। उसके अलावा आपके डकैती के जो क्रिमिनल्स हैं, जो बाहर के प्रदेशों से क्राइम करके यहाँ पर आके शरण लेते हैं, वो केसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको क्या वजह लगती है कि अभी कंट्रोल करने में थोड़ी लचर व्यवस्था ज़रूर है? एक पुलिस ऑफिसर के आ जाने से पूरा सिस्टम नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो जिस प्रकार की झा जी ने बात रखी, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं और उनके जो अनुभव हैं उन पे हम लोगों को जरूर अनुसरण करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कमियां होती हैं तभी ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि ये वारदातें जो हैं ये किसी के लिए भी जो है वो सही नहीं है। कल को किसी के भी घर में हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये इन चीजों पे पाबंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो देखिए, स्मार्ट पुलिस के लिए स्मार्ट का जो मतलब होता है, स्मार्ट में एस फॉर हम स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव पुलिस को हम मानते हैं, एम फॉर मोबाइल और जो हमारे मॉडर्न पुलिस है उसको लेकर हम काम करते हैं, ए फॉर जो अकाउंटेबिलिटी अपनी बताते हैं और जो अलर्ट मोड में 24 पर रहते हैं, आर फॉर जो रिलायबल भी है और रिस्पॉन्सिव भी है, और टी फॉर जो टेक्नोक्रेट है या टेक्नो सेवी है। तो इस तरीके से हम स्मार्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कोई पुलिस वाला को बड़ा अफसर कोई बहुत अच्छा हो, बहुत हंसमुख हो, बहुत व्यवहार में अच्छा हो, हमें ये गुण उसके नहीं चाहिए, क्योंकि हमें देखिए उनको कोई उत्तराखंड के लिए कोई दूल्हा नहीं ढूंढ रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसा एक जांबाज अफसर हो जो गलत को गलत बोलता हो, सही को सही बोलता हो और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाता हो। तो जो पुलिस है उनको अपने कर्मचारियों को एक अच्छा माहौल देना, एक अच्छी उनके लिए व्यवस्थाएं करना, सुविधाएं देना और अपनी छवि को अच्छे से सुधारना, ये मैं कहती हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार हमेशा ही, जब से देखिए आप धामी सरकार देख रहे हैं, हम हर पहलू पे इस पे कड़ाई से काम कर रहे हैं। हमने नक्शा मुक्ति केंद्र में भी बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पकड़ा गया है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो बंद हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग उनकी हो रही है। जो नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं या जो नियमों को ताक में रख के काम कर रहे हैं, उन पर हमने सख्ती से कार्रवाई की है। और लेकिन सुनीता जी, मेरा छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आपको लगता है कि यहाँ पर जब क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनका खुलासा भी हो रहा है, जब खुलासा हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाने की जरूरत है? आपने कहा स्मार्ट का जो एस है वो सेंसिटिव और स्ट्रिक्टनेस आप उसको डिफाइन करती हैं, तो ऐसे में क्यों मैसेज नहीं जा पा रहा है क्रिमिनल्स के प्रति कि आप जो है यहाँ पर क्राइम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ की पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं? ये मैसेज अभी तक जा नहीं रहा है, जिससे क्राइम लगातार बढ़ रहा है और रोज खुलासे हो रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, उत्तराखंड प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, देवी देवताओं का प्रदेश है, और हम लोग इस तरीके के जो क्राइम सुनते थे, ये हम सब लोग गवाह हैं कि या तो पूर्वी उत्तर में उत्तर प्रदेश की तरफ ऐसी चीजें होती थी, या दिल्ली जैसी सिटी में जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पे हमने ऐसा सुना था, या हरियाणा भी कहें हम, तो कई कई जगह ऐसी हैं कि जहां से ऐसी वारदातें हम लोग सुनते थे। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन ये भी सच है, इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि उत्तराखंड के जो बॉर्डर इलाके हैं वो आज इन माफियों ने सॉफ्ट कॉर्नर अपने बनाए हुए हैं और ये सॉफ्ट टारगेट है उनके। तो निश्चित रूप से यहाँ पे, जैसे कि अभी झा जी ने भी सलाह दी और हमारे वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा, एनालिस्ट ने, कि इन मैदानी क्षेत्रों में हम लोगों को ज्यादा अच्छी कड़ाई से पुलिसिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं टारगेट बना के बैठे हुए हैं। तो हमारी पुलिस
देखिए अच्छा काम कर रही है, इससे हम दो राय नहीं है, लेकिन और बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो क्राइम रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो हम लोग सुन रहे हैं, ये वाकई ही उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए तो ये चीजें नहीं बनी है। तो ये क्राइम करने वालों को ये एक सख्त निर्देश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं कि जो यहाँ क्राइम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी देखिए कानून व्यवस्था बनाना, अच्छा सुशासन देना, ये सरकार का कार्य है और सरकार उस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। और जैसे अंकिता भंडारी की इन्होंने बात करी, निश्चित रूप से पुलिस ने उसमें काफी चीजें जो है सामने रखी जनता के, और पुलिस खुद डीजीपी ने, अशोक कुमार ने बताया था कि हमने सारे पुख्ता जितने भी सबूत है वो सारे जुटा लिए हैं जो उनको अपराधियों को सजा दिलाने के लिए इनफ है। तो देखिए पुलिस पे ही भरोसा करती है जनता, और जब डीजीपी अशोक कुमार बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर हर व्यक्ति ये आस बना के बैठा है कि उस बच्चे को न्याय मिलेगा। अब उस न्याय को लेने के लिए उसके परिवार को, हम लोगों को, हम सबको देखिए कितना हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग कहते हैं चलिए अंकिता भंडारी केस अंडर ट्रायल, ठीक है, अंडर ट्रायल ये केस है, तो इसको अंडर ट्रायल में जो भी आगे प्रोग्रेस होती है वो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन में एक चीज और निकलकर सामने आई, वो ग्रेड पे का मामला, क्योंकि हमने देखा जब ग्रेड पे का मामला उठाया था तो पुलिस कर्मचारी ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मचारियों के पूरे परिवार जो है वो सड़कों पर थे। कई दिनों धरना दिया गया, उसके बाद कहीं आश्वासन देने के बाद वो शांत हुए और अपने घरों को वापस लौटे। तो क्या वो महज आश्वासन ही था या उनके परिवारों को भी अब उनके जो गिफ्ट के तौर पर त्योहारी सीजन में आप लोग कुछ देने वाले हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रेड पे का मसला था उसको हम लोगों ने काफी सुलझाने की कोशिश की थी और हम उस दिशा में आगे बढ़े भी थे। इसीलिए हमने उनको विश्वास में भी अपना विश्वास जो है जताया भी था। लेकिन वहां पे खुद उन्हीं की तरफ से देखिए डिपार्टमेंटल कुछ टेक्निकल इश्यू ऐसे थे कि वो समन्वय नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो उनकी मांग है उन मांगों के अनुरूप हमारी सरकार काम करे और हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। दूसरी बात, ये जो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो अपराधी और असामाजिक तत्वों की जो माफिया है वो देखिए कान खोल कर सुन ले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको साफ हिदायत दी है कि उत्तराखंड प्रदेश को जुर्म करने की उपजाऊ भूमि ना समझे और कान खोल के सुन ले, या तो वो उत्तराखंड छोड़ दे या क्राइम करना छोड़ दे। बाकी रही बात शासन प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर की, हम बेहतर से बेहतर अफसर आपको दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर अफसर आपको देकर पूरी जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो कमियां कहीं पे रही भी हैं हम पूरी मुस्तैदी से उनको पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो स्वरूप में हमारा उत्तराखंड प्रदेश है उसी स्वरूप में रहे और माफिया जिस तरीके की ये गुंडागर्दी है ये यहाँ से भागे। ठीक है सुंदरयाल जी, आप लोग विपक्ष में हैं लेकिन कभी सत्ता में हुआ करते थे और हम हर बार हर डिबेट में जब हम सत्ता से सवाल पूछते हैं तो विपक्ष से ये सवाल जरूर उठता है कि ये कुछ टाइम फ्रेम में बढ़ी हुई चीजें या फिर कम हुई चीजें नहीं हैं, आपके समय में भी ये चीजें हुई होंगी। आप लोगों की ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी जो आज की सरकार को अडॉप्ट करने की जरूरत है, जो आपको लगता है कि अभी नहीं है, आप लोगों के समय पर थी? देखिए सबसे बड़ी कमी ये है कि जितने भी रसूखदार मामले होते हैं, जितने भी मामलों के तार कहीं ना कहीं जाके भाजपा से जुड़ रहे होते हैं उनमें कोई भी न्याय नजर नहीं आता। अब जैसे रिसेंटली अभी मैंने कई बार बोला लेकिन उसके बाद भी सुनीता विद्यार्थी जी ने एक शब्द भी श्याम धनिक वाले मामले पर नहीं बोला। बता दीजिए नहीं बोला जो है डिबेट जिस विषय पे है सुनीता विद्यार्थी उस विषय पे बोलेंगे। मैं बिल्कुल कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आपको जी बिल्कुल कानून व्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पर यूकेडी ने उठाया वो मैटर, आप लोगों ने तो उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी, कभी बोल भी नहीं रहे, आप उसमें नहीं बोल रहे, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है। राजनीति कर रही है आप उस दिन क्यों नहीं आई सड़कों पे जब यूकेडी सामने आया? ठीक है, भाजपा के जो भाजपा के उसमें शामिल थे आपकी महिला और कोर्ट ने वो महिला और बाल विकास मंत्री कहाँ है? इतना हल्के में मंत्री किया इंदिरा गांधी की आपकी महिला और बाल विकास मंत्री क्यों नहीं बोलते इस मामले पर? क्यों नहीं बोलते? कितना बड़ा मामला उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। एक एक करके प्लीज। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। और हमें अपने कानून पे भरोसा है। सुंदरियाल नहीं सिखाएगी यहाँ पे, एक सेकंड, होके न्याय नहीं मिलता
मुझे बोलने दीजिए, चिल्लाने से सही नहीं हो जाती आप। ठीक है, एक मिनट, चिल्लाने से सही नहीं हो जाती। सुनीता जी बोलने दीजिए, मैंने आपका समय नहीं लिया। आराम से मैम, आराम से, आप लोगों को समय मिल रहा है अपने समय पे बोलने के लिए, प्लीज एक दूसरे का समय मत कीजिए। विद्यार्थी ये नहीं बोली, सुनीता विद्यार्थी वो नहीं बोली, सुनीता विद्यार्थी उस पर बोलेगी, नहीं बोलेंगी आप, नहीं बोलेंगी आप, कभी नहीं बोलेंगी। डे 1 से आवाज उठाई है, अपनी मेमोरीज में आ रहा है सुनीता विद्यार्थी का, एक एक बाइट उठा लीजिए। हमारी बच्चियों को न्याय चाहिए, हम तुम्हारी जैसी ओछी राजनीति नहीं करती है। आप ओछी राजनीति, आपकी पूरी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। वापस आ जाते हैं प्लीज, आपकी पूरी पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। शांत हो जाइए सुंदरिया जी और विद्यार्थी जी। आप इतना दोहरा चरित्र है भाजपा का, इतना दोहरा चरित्र है। आप उत्तराखंड की हमारी गंगा मैया को टैक्स लगा के बेचने में आ जाते हैं। ठीक है, हमने नाम लेके उनको अंदर करवाया, गंगा मैया को टैक्स लगा के बेचने में आ जाते हैं। इतना दोहरा चरित्र है। एक तरफ बोलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, उत्तराखंड में कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, मैं रोकूंगी मैम, आपके समय पे आपको समय दिया गया। सुंदरिया जी अपनी बात पूरी करें। अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, सुनीता विद्यार्थी पे पार्टी वो ना करिए डिबेट। ठीक है सुंदरिया जी, आप डिबेट में आई हैं, आपकी बात पे बोला जाएगा मैडम, मैंने बिल्कुल बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। मुझे बोलने से नहीं रोक सकती है, मुझे पूरा अधिकार है बोलने का। आप बोल रही है, आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपने आवाज उठाई हो। ठीक है प्लीज, आरोप के बदले प्रत्यारोप नहीं, प्लीज मैम, प्लीज आरोप के बदले प्रत्यारोप नहीं, अपनी बात पूरी करें सुंदरिया जी प्लीज। इतना गंभीर मामला उत्तराखंड में होता है जिसमें एक 65 वर्षीय की बात हो रही है, ठीक है, इतना गंभीर मामला रोज राजस्थान में हो रहे हैं। जो है लगातार लंबे समय से, मैं आप लोगों को रोकूंगी इस मुद्दे से हटाऊंगी। विद्यार्थी जी एक मिनट, विद्यार्थी जी मैम प्लीज, सरकार से कम जानते हैं। विद्यार्थी जी एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगी मैम प्लीज प्लीज। सुंदरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है पुलिसिंग को लेकर जो आपके समय पर थी और आपको लगता है कि अब होनी चाहिए? सबसे पहली चीज कि हमारी सरकार के समय पर पुलिस पर कोई दबाव नहीं था। इस समय पे जो पुलिस काम कर रही है वो इस तरीके से काम कर रही है कि ठीक है छोटे मोटे चोर हैं, इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ मामला है कि जहाँ ड्रग्स लगातार बेचे जा रहे हैं उत्तराखंड में, खुलेआम बेचे जा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसपे पुलिस की नजर नहीं है। वो मतलब जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे नजर नहीं है, बल्कि जो है जो छोटे मोटे मामले हैं, चलिए ठीक है, पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है, पुलिस बहुत सारे मामले लेकर आ रही है, लेकिन काम छोटा नहीं होता, कोई भी क्राइम छोटा नहीं होता, कोई भी क्राइम लेकिन जितने भी रसूखदार मामले हैं उनमें कोई सुनवाई नहीं है, वो लंबे लंबे खींचे जा रहे हैं। उत्तराखंड में आप ही देखिए, जो वो आपने 60 वर्षों में कानून हाई कोर्ट ने बताया कि 250 करोड़ का सालाना नुकसान उत्तराखंड को भूमाफियाओं की वजह से हो रहा है। पूरी नदियों के सीने चीर डाले हैं, नदियों के सारे सीने चीर डाले हैं। 250 करोड़ हाई कोर्ट कह रहा है आपको, हाई कोर्ट ने इतना बड़ा तमाचा आपके मुंह पे मारा है कि 250 करोड़ का सालाना नुकसान उत्तराखंड को सिर्फ भूमाफियाओं की वजह से हो रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े मामलों में कहाँ कानून है? 250 करोड़ का नुकसान हो रहा है उत्तराखंड को, ठीक है चलिए, उत्तराखंड में खुलेआम बेचे जा रहे हैं, कोई कानून नहीं है। भारत को तोड़ बड़े बड़े मामले महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था की बात हो रही है। सुनीता जी प्लीज, लड़ने का समय नहीं है मैम, ठीक है। डॉक्टर पेनुली तो सही से दीजिए, नहीं तो ये बकवास नहीं डॉक्टर पेनुली, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनपे कोई अगर सुनवाई नहीं है, उनपे कोई अगर कानून नहीं है, उनपे कानून कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सुनीता जी प्लीज मैम प्लीज, ठीक है। डॉक्टर पंकज पेनुली, जो मामले उठे हैं, ठीक है, एक अधिकारी जो सख्त है, कड़क रवैये के हैं, उनके आने से कुछ चेंजेस तो पुलिसिंग में होते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको लगता है कि और बेहतर पुलिसिंग हो सकती है? जब हम स्मार्ट पुलिस की बात करते हैं, क्या सिर्फ सीसीटीवी लगा देने से या फिर उन्हें हाईटेक बना देने से ही पुलिसिंग बेहतर हो सकती है? क्या एक बेहतर अधिकारी का क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? अगर वो अधिकारी अच्छे हैं तो उनका क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है? अधिकारी गलत है तो भाजपा गलत है, अगर अधिकारी सही काम कर रहे हैं तो कह रही है भाजपा क्यों ले रही है? अरे भाई आप दबाव में डाल रहे हैं पुलिस पे लगातार। ठीक है सुंदरियाल जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज बाकियों को बोलने दीजिए। आपको इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है डॉक्टर पंकज पेनुली जवाब देखिए। अभी दिव्या जी, यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात हुई और मैं भी आंकड़े देख रहा था नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम के, तो उसमें उत्तराखंड के अंदर 36% क्राइम अगेंस्ट वुमेन रेज हुए हैं, बढ़े हैं, और 30% उसमें केवल रेप केसेस है।
तो ये उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसका एक आंकड़ा ये भी है कि पहाड़ में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कितनी सारी महिलाएं गायब हो रही हैं, कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, वो एक अगेन एक चैलेंज है। तो इस पे क्या है कि केवल एक जिले से काम नहीं होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा उत्तराखंड की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और उत्तराखंड में क्राइम के लिए। अब देखिए, जो मैं ऋषिकेश की घटना को दोबारा इसलिए कोट कर रहा हूँ, वो कुछ राजस्थान के और कुछ यूपी के हमारे यहाँ पे आते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हैं उत्तराखंड में हर साल आते हैं। उन पे चेक एंड बैलेंस रखने का उत्तराखंड की पुलिस के पास कोई तरीका नहीं है। अभी देखिए, कुछ टाइम पहले एनआईए के छापे में जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उन्होंने बम बनाने के लिए और बम जो उन्होंने टेस्ट करा वो किच्छा में करा। ये पुलिस ही बता रही है, एनआईए ने ये चीज खुलासा करा है। अगर किच्छा के अंदर वो बम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 4 धाम यात्रा और इतने सारे सैलानी होते हैं और इतना हमारा टूरिज्म वाला स्टेट है, तो कहीं ना कहीं ये चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। नो डाउट उत्तराखंड की जो पुलिस है वो साइबर क्राइम में एक्सीलेंट काम कर रही है। कुछ एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, तो उसमें उत्तराखंड की पुलिस पहले और दूसरे नंबर पे थी। कहाँ? साइबर क्राइम में। लेकिन जो यहाँ पे फिजिकल क्राइम हो रहे हैं, जो लगातार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, चाहे वो देहरादून के अंदर, चाहे हरिद्वार के, चाहे उधम सिंह नगर के है, चाहे वो आपके उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में भी उतना बड़ा सांप्रदायिक तनाव हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। उधम सिंह नगर की बात करें, हम देहरादून की बात करें, तो जो दिन ब दिन यहाँ पे चोरी चकारी, ड्रग्स, नशा, ये सारी चीजें बिक रही हैं, तो वो एक अपराध का कारण है। दूसरा, हमारा प्रदेश तीर्थाटन के प्रदेश के नाम से जाना जाता है और देवभूमि है। देवभूमि के अंदर क्राइम बढ़ने का एक और बड़ा सोर्स हो सकता है कुछ दिनों के बाद। क्यों? क्योंकि सरकार की जो नई शराब नीति है, वो शराब नीति कहती है कि जो जो छोटे छोटे होटल हैं वो वहां पे बार का वो लेके, लाइसेंस लेके वो दारू बेच सकते हैं। अगर वहां पे नशे के, क्योंकि 30% क्राइम नशे के हालत में होते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों प्रोहिबिटेड एरिया थे, आज वहां पे कितने ठेके हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां से ठेके से वो शराब लेके और गंगा के किनारे बैठ के, और ये कई वीडियो चलते हैं, गंगा के किनारे बैठ के वो वहां पे अपना हुक्का, शराब, बियर की कैंस, ये सारी चीजें वहां मिलती हैं, जो देवभूमि के लिए एक कलंकित करने वाली बात है। हालांकि पुलिस ने उसमें ऑपरेशन मर्यादा चलाया, लेकिन क्यों चलाना पड़ा? अगर ठेके ही नहीं होते तो ऑपरेशन मर्यादा चलता ही नहीं। और ऑपरेशन मर्यादा अगर आप चला रहे हो तो कितना चेक एंड बैलेंस कर लोगे? जो पहले प्रोहिबिटेड एरिया था उसमें जो शराब नीति है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दूसरा, जो यहाँ पे नशे के कारोबारी जो हैं, वो जो फल फूल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्राइम का सोर्स है। ये दोनों चीजों पे भी पुलिस को पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स जो है, सोर्स को जब तक आप हैमर नहीं करोगे तब तक आप जो है क्राइम को नहीं रोक सकते। बिल्कुल। सुभाष झा जी, हम कहते हैं मित्र पुलिस उत्तराखंड की है और यहाँ पर जैसे कि पंकज पेलूनी ने बताया कि यहाँ पर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो बाहर से लोग आके क्राइम कमिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति नहीं है। तो फिर वही बात आती है कि जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी, सत्यापन कार्यक्रम, सत्यापन अभियान की बात हो रही थी कि सत्यापन कराइए, फिर वो तो बहुत एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए था अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुलिस के हाथ को आप जितना खुला छोड़ेंगे, पुलिस उतनी बेहतर काम करेगी। सरकार का काम है पुलिस पे निगरानी रखे, लेकिन सरकार का एक दूसरा भी काम है, वो नैतिक जवाबदेही सरकार की है कि पुलिस को उसका काम आप करने दें। और क्राइम का जो हर जगह, मेरा क्राइम का, चूंकि मैं क्राइम का रिपोर्टर रहा हूँ, मैं राजस्थान में रहा, JNK में रहा, चंडीगढ़ में रहा, तो मुझे क्राइम का पता है। तो क्राइम का बेसिक नेचर जो होता है वो 2 तरह के क्राइम होते हैं। एक क्राइम जो घटनात्मक हुआ, मैंने किसी का छीन लिया, किसी ने किसी का छीन लिया, कहीं से बाइक चोरी हो गई, ये घटना है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम की डेली बाइक चोरी हो रहे हैं, डेली गाड़ियां चोरी हो रही हैं, बैंक लूट की घटनाएं यहाँ हर दिन, आए दिन जो है ATM में घटनाएं, इस सब टाइप जो है ये नेटवर्किंग क्राइम है। नशा का जो क्राइम है ये नेटवर्किंग क्राइम है। अभी जो रजिस्ट्री में लगातार गलती रजिस्ट्रियां हो रही थी, जो पकड़े गए वो नेटवर्किंग क्राइम था।
बेसिक तौर पर ये होता है कि अगर नेटवर्किंग क्राइम हो रहा है तो इसका मतलब पुलिस कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। और यहाँ अगर नशा का कारोबार इतना फल फूल रहा है जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें पुलिस की भूमिका है। पुलिस का एक तबका है जो इसमें पूरी तरीके से सक्रिय है और उनको सब सेंटर दे रहा है, एक बात। दूसरा, यहाँ स्पा सेंटर पर पुलिस की कितनी नजर है, यहाँ जो रिसोर्ट हैं दूर दराज में एकांत में, उस पर पुलिस की कितनी नजर है। ये सारे अड्डाबाजियों, ये अपराधियों के अड्डे हैं और ये क्राइम के अड्डे हैं। इस पर पुलिस को नजर रखनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो हमारे बिजनौर के आए बहुत सारे लोग जो सैलून यहाँ चलाते हैं, सैलूनों पर पुलिस की नजर कितनी है? क्योंकि यहाँ से सूचना देना, यहाँ से सूचना आना, यहाँ से सूचना जाना। दूसरी बात, ये हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे सीमावर्ती एरिया है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर हम इस पे नजर नहीं रखेंगे तो हमारा उत्तराखंड अशांत होगा। निश्चित तौर पर दूसरे प्रदेश के बनिस्पत हमारी पुलिस अच्छी है, हमारे पुलिस का व्यवहार अच्छा है। हमारे यहाँ उदंड पुलिस कर्मियों की संख्या आपको रेयर मिलेगा, बदतमीज पुलिस कर्मियों की संख्या रेयर मिलेगा। वो आपसे तमीज से बात करते हैं, ये चीज मानिए। आपको इसलिए यहाँ थोड़ा असहज करता है कि चूंकि आप बाहर के पुलिस वालों के बिहेव को नहीं देख पा रहे हैं। हम चूंकि देख पा रहे हैं तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि उत्तराखंड की पुलिस का बिहेवियर कैसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बिहेवियर कैसा है, राजस्थान की पुलिस का बिहेवियर कैसा है, मैं उससे तुलना कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पे कि बेहतर और ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। बेहतरी में हमेशा गुंजाइश होती है और मुझे लगता है कि बेहतरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए दो चैलेंज है, एक नशे के कारोबार रोकना और दूसरा जो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए जो चैलेंज है वो है यहाँ साइबर क्राइम। ये दो क्राइम है जो उत्तराखंड को परेशान करते हैं। बाकी छोटी मोटी घटनाएं आए दिन होती रहती है, वो घटना कहीं भी घट सकती है। पुलिस उसके बाद क्या करती है ये हमारे लिए मायने रखता है। और पुलिस, मुझे लगता है इस मामले में उत्तराखंड की पुलिस ज्यादा बेहतर है दूसरे पुलिस से, कि यहाँ जो है कई चीजों का केस का खुलासा हो जाता है और पुलिस पीछा करके खोज करके ले आती है। ये हमारे लिए संतोष की बात। ठीक है, समय की कमी है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी। और सुरेंद्र पांगती जी, आपसे शुरू करूंगी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। सर, क्या उम्मीद करते हैं आप बेहतरी की पुलिसिंग में? एक चीज देखिए, एक चीज हम हमारे संज्ञान में नहीं आ पा रहा, और ये कि देखिए हम उत्तराखंड की जो लोकेशन है ये लॉ एंड ऑर्डर या कहे क्राइम के मामले में बहुत एक संवेदनशील इलाका है। हमारे पूरब में नेपाल है, नेपाल जो है चीन के प्रभाव में है। चीन वाले चीन की सरकार कभी नहीं चाहती ये भारत सरकार शांति से अपना प्रगति के कार्यक्रम चलाते रहे। वो वन बसार से लेके वो बिल्कुल ऊपर तराई के क्षेत्र में छिप के आते हैं, या बीच में यहाँ हमारे तराई के क्षेत्र में आबादी कम है, जंगल जो है छिप के आते हैं। यहाँ से लेके सीधे पंजाब से होते पाकिस्तान चले जाते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान भी हमारा मित्र देश नहीं है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ भारतवर्ष में कुछ न होता जाए। इसलिए जो नशाखोरी है या ये उग्रवाद की जो बातें हैं, ये सब इसके लिए ये नेक्सस है। जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमारे साथ मित्रता नहीं करते हैं, उसके बीच में हम लोग आते हैं। उत्तराखंड आता है, पहले उत्तर प्रदेश कहा जाता था, उत्तर प्रदेश से हम अलग हो गए हैं। तो हमारा ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। इसमें जब चेक नहीं किया हमने, अगर बनबसा से जो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया, कौन आ रहे हैं तो कौन ही आपको मालूम होगा शुरुआती दौर में बनबसा से बहुत सारे जो उग्रवाद में प्रशिक्षित थे वो लोग आए और जाके यहाँ से उन्होंने बहुत सारे हमारे क्षेत्र में नुकसान किया था। अंत में वो छिप गए और जाते उनका पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। कोई नेपाल चला गया, नेपाल वापस चला गया, कोई। पांगती जी, माफ कीजिएगा, शॉर्ट में सर प्लीज, समय की कमी है मेरे पास, प्लीज शॉर्ट में अपनी बात पूरी करें जी। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इनकी गतिविधि क्या है। ठीक है, इस पर सबकी नजर होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सके हम तो ये नशाखोरी वगैरह चलता रहेगा। हम नहीं करा रहे हैं, हमारे लोग नहीं करा रहे हैं, लेकिन चीन के लोग प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले हमारे क्षेत्र में प्रमोट कर रहे हैं। हम कमजोर पड़े, वो हम पर हावी हो जाए। ठीक है, डॉक्टर पनूली, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर, समय की कमी पर। देखो, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स ये हैं कि पुलिसिंग निश्चित तौर पे बेहतर होगी, और पुलिसिंग जो हमारे पुलिस के सिपाही हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पे हमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन सरकार जो है अपराधियों को सह देना बंद करे, पुलिस को जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि फ्री हैंड दें, वो करें। और जो जो क्वेश्चंस हैं, मैं तो सुनीता विद्यार्थी जी के माध्यम से फिर से बोलूंगा कि पुलिस का ग्रेड पे और पुलिस को 6 डे वर्किंग की जो बात होती है बार बार सिंपोजियम और सेमिनार में, उत्तराखंड पहला प्रदेश बने जहां 6 डे वर्किंग का रूल हो। ठीक है सुंदरयाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, नो डाउट हमारे जो एसएसपी हैं अजय सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी जो देहरादून की पुलिस है वो भी अच्छा काम कर रही है। बट कमी कहाँ है? कमी है जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो हमारे भाजपा की तरफ से प्रेशर पुलिस पे आ रहा है, और उस वजह से जो रसूखदार मामले हैं उनमें कोई सुनवाई नहीं हो पाती, तो उस चीज को मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सुभाष झा जी फाइनल कमेंट सर, शॉर्ट में प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को अपने को दुरुस्त करने के लिए अभी काफी गुंजाइश है, और पुलिस को दुरुस्त अपनी व्यवस्था को करना पड़ेगा, और राजनीति को भी चाहिए कि पुलिसिया मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। अभी एक संज्ञान सामने है कि अभी तक जो है वीआईपी का नाम जाहिर नहीं हुआ, ये सरकार पर बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए ये बताता है कि सरकार का कितना दबाव है पुलिस के ऊपर। इस दबाव से सरकार पुलिस को मुक्त करना पड़ेगा, सरकार को। ठीक है सुनीता जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट में। देखिए, मैं झा जी की बात को अगर आगे करूं तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इसमें पूरा हमारी सरकार का सहयोग है, और हम चाहते हैं कि इस मामले की तह तक जाया जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले, और कानून जो है अपना काम करेगा। हम सबको उस पर विश्वास होना चाहिए, और हम सब करते भी हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग का जैसे मैंने पहले भी मतलब बताया, वो डेफिनेशन मात्र तक नहीं है, उसको धरातल पर हम लाने का पूरा हमने कोशिश की है, और कई जगह पे सुधार हुआ है। और हर जनपद में हमारे बहुत जांबाज अफसर हैं जो अपने अंदर काम करने वाले प्रत्येक पुलिस को अच्छे से व्यवस्थित कर रहे हैं, और क्राइम रेट कम हो इसके लिए हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर जगह पे जो भी सुविधाएं हम पुलिस को दे सके वो हम दे, और जो भी उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा करने वाला अगर कमजोर रहेगा तो वो पूरा कार्य अपना 100% नहीं दे पाता है, ये हम सबको मालूम है। तो ये सारी चीजें हम देखिए पूरी संवेदनशीलता उनके प्रति हमारी है, और हम चाहते हैं कि जो भी टेक्निकलिटी इश्यूज हैं वो जो भी उसमें आती है उसको हम सुधारें, और उसका जल्द से जल्द हम लोग जो है निवारण करें, और प्रदेश में एक ऐसी अच्छी पुलिस दे जिससे कि हम हर साल जब भी स्मृति दिवस मनाएं तो हम ज्यादा से ज्यादा इनके परिवारों के लिए, जो पुलिस जवान है उनके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है हम अच्छे तरीके से सरकार काम करे, और कर भी रही है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, कानून पे भरोसा रखिए। लॉ एंड ऑर्डर धामी सरकार का जिस प्रकार से कार्य कर रहा है वो काबिले तारीफ है, और जहाँ पे जो कमियां हैं उनको और ज्यादा अच्छे से सुधार कर हम मजबूती से आगे आए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ और मॉडर्नाइज किया जाना चाहिए पुलिसिंग को, लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जो लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, किस तरीके के क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है और फिजिकल क्राइम, साइबर क्राइम, इस तरीके के तमाम जो क्राइम्स है, किस तरह से पुलिस को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बेहतर करने की जरूरत इस क्षेत्र में है। तमाम सजेशंस इस डिबेट के माध्यम से सामने आए हैं। बहरहाल अब देखना होगा आगे जाके क्या काम इसमें और बेहतरी के लिए किया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।